नमस्ते सभी को। सब लोग कैसे हैं? आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। दोस्तों, कक्षा 8 की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब चल रही है अपनी, उसमें चैप्टर नंबर 10 आज पढ़ेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। इसमें सबसे पहली हेडिंग अपन पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद का उदय। 1870 के बाद लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ। लोगों ने सोचना प्रारंभ किया कि भारत का मतलब है कि भारत की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। यह देश व यहाँ के सारे संसाधन तथा व्यवस्था यहाँ के लोगों की है। उन्हें यह एहसास हुआ कि अंग्रेज भारत के संसाधनों व यहाँ के लोगों की ज़िंदगी पर कब्जा जमाए हुए हैं। उनका विचार यह हो गया कि जब तक भारत से अंग्रेज़ों का नियंत्रण खत्म नहीं होगा, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। 1850 के बाद यह चेतना राजनीतिक संगठनों में दिखाई देने लगी। 1870 और 1880 के दशकों में यह और गहरी हो गई। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इत्यादि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन उनके लक्ष्य भारत के सभी लोगों के लिए थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभु का मतलब क्या होता है? बाहरी हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कदम उठाने की क्षमता। संप्रभुता का अर्थ है कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी हो। इंग्लिश में सॉवरेनिटी कहते हैं संप्रभुता को। 1870 और 80 के दशक में भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और अधिक गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। एक्ट मतलब अधिनियम, आर्म्स मतलब हथियार, तो जिसके तहत कहा गया कि इसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि भारतीयों से हथियार छीन लिए गए। इसी वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पारित हो गया। इस कानून में प्रावधान था कि यदि किसी भी अखबार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, जिसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इल्बर्ट बिल क्या था? इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय शक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। ये आपको ध्यान रखना, इल्बर्ट बिल। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया तो सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर इत्यादि बम्बई और कलकत्ता के ही थे। ठीक है, ये सब लोग कलकत्ता और बम्बई से आते थे और ये प्रारंभिक नेता थे इस संगठन के। नौरोजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। उनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की इस किताब में आलोचना की गई है। कांग्रेस ने सरकार व शासन में भारतीयों को और अधिक जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाएं। उन्होंने मांग की थी सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में परीक्षा आयोजित की जाए। शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की मांग की गई। अंग्रेज यह मानते थे कि भारतीयों को जिम्मेदार पद नहीं दिए जा सकते। चूँकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे, इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीयकरण से यहाँ की धन संपत्ति भी भारत में रुकने लगेगी। भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए तथा बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। ये भारतीयों की मांग थी। कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उनका कहना था कि ब्रिटिश शासन की वजह से अकाल पड़ रहे हैं, अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए, सिंचाई के लिए ज़्यादा अनुदान दिए जाए। अनुदान मतलब दान, सरकार के द्वारा किसी उद्देश्य के लिए किया गया दान अनुदान कहलाता है। मध्यम मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत यानी परिचित करवाना चाहते थे। उन्होंने अखबारों, लेखों के माध्यम से यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। 1890 के दशक तक लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों की निंदा करने लगे। बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक
और लाला लाजपत राय जैसे नेता परिवर्तनवादी उद्देश्यों और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। उन्होंने नरमपंथियों के निवेदन की राजनीति के लिए आलोचना की। किसने? गर्मपंथी जो थे उन्होंने नरमपंथियों की आलोचना की। नरमपंथी कौन लोग होते थे? जो अपनी जो मांगे हैं वो आप किसी एप्लीकेशन के जरिए, है ना, अदालत में अर्जी लगा दी या फिर ब्रिटिश सरकार से सिफारिश कर दी। ये उनकी निवेदन की राजनीति चलती थी जिसकी आलोचना गर्मपंथियों ने की। उनका मत था कि लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, ये गर्मपंथी लोग कहते थे। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। काफ़ी फेमस नारा है। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी है। सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल की अलग करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना तथा जनता को आपस में बांटना था। बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर फैल गई। सभी ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल से में सबसे ज़्यादा ताकतवर था। आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वयं सहायता स्वदेशी उद्यमों राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया गया। ब्रिटिश संस्थानों व वस्तुओं का बहिष्कार किया गया स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से। 1906 में मुसलमान जमींदारों व नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। इस लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था हो। 1909 में सरकार ने मांग मान मिली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमानों उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गई जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाता था। 1907 में कांग्रेस टूट गई। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए तथा दोनों संगठनों ने देश भर में प्रातिनिधिक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। जन राष्ट्रवाद का उदय पढ़ लेते हैं। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान आदिवासी विद्यार्थी महिलाएं आदि बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते चले गए। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक व राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय यानी कि रक्षा खर्चे में भारी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए भारतीयों से मुनाफा कमाया गया। इस युद्ध में यानी प्रथम विश्व युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ी। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। विदेशी युद्ध की खातिर गाँव में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाने लगा। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। बहुत सारे सिपाहियों को यह एहसास हुआ कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे, यानी कि जो सैनिक वगैरह थे, ठीक है, उनको ज़बरदस्ती दूसरे देशों में काम करने के लिए, लड़ने के लिए भेजा जाता था, वो भी शामिल हो गए इस राष्ट्रवादी आंदोलन में। महात्मा गांधी का आगमन इम्पोर्टेंट घटना है भारतीय इतिहास में। महात्मा गांधी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे अफ्रीका में नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे। महात्मा गांधी ने भारत आकर सबसे पहले पूरे भारत का दौरा किया। इस दौरान वे यहाँ के गांव लोगों की ज़रूरतों और हालातों को समझने में अपना दिमाग लगा रहे थे। 1895 महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वहाँ पर नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1895 की थी ताकि नस्ली भेदभाव का विरोध किया जा सके। उनके शुरुआती प्रयास, पहला तो चंपारण आंदोलन, दूसरा खेड़ा जो कि गुजरात में स्थित है, तीसरा अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, ठीक है, चंपारण का नील आंदोलन आपको याद होगा। इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से परिचय हुआ। 1919 और 22 के बीच कुछ आंदोलन देख लेते हैं, जैसे रॉलेट सत्याग्रह क्या था। 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा पारित किए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। सत्याग्रह का मतलब होता है सच के लिए लड़ना, सच के लिए आग्रह करना, सच पर अड़े रहना, सत्याग्रह कहलाता है। यह कानून दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने तथा पुलिस को और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास
लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत और निरंकुशवादी बताया। किसको? रोलेट सत्याग्रह को। गांधी जी के आह्वान पर इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, और इस दिन काफ़ी सारी हड़तालें भी की जाने लगी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि इससे भारतीयों का अपमान हो रहा है। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह जुलूस निकाले गए व हड़तालों का आयोजन किया गया। गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए अमृतसर में जलियांवाला बाग में जनरल डायर के नेतृत्व में एक शांतिपूर्ण सभा पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए, जिसमें हजारों निहत्थे भारतीय लोगों की जानें चली गई। इस जनसंहार के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी। नाइटहुड की उपाधि, इसका मतलब है दोस्तों ब्रिटिश राजा अथवा रानी की तरफ से किसी व्यक्ति की अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं या जनसेवा के लिए अंग्रेजों के द्वारा किसी भारतीय को दी जाने वाली टाइटल या अथवा उपाधि थी नाइटहुड, वो वापस से दे दी रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में। महात्मा गांधी के अनुसार भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों यानी सभी हिंदू, मुसलमानों व अन्य धर्म के लोगों का यह देश है। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन, ये पढ़ लेते हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान, जिसको अपन खलीफा कहते हैं, जो कि मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक गुरु होता है, पर बहुत सख्त संधियां थोप दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पर भी लोगों में भारी गुस्सा था, यानी कि भारत के जो मुसलमान थे उनमें काफ़ी सारा गुस्सा था, क्योंकि ब्रिटेन ने ये खलीफा पद है वो समाप्त कर दिया था। भारतीय मुसलमान चाहते थे पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुसलमान स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता दो बड़े नेता थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है इनको। 1921 और 22 के दौरान जलियांवाला बाग और खिलाफत के दौरान हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर के अभियान चलाए गए तथा स्वराज्य की मांग की गई, यानी कि भारत पर भारतीयों का शासन हो। 1921 और 22 के दौरान असहयोग आंदोलन की गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दी। मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 और 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात में भारी गिरावट आई। आगे चलते हैं दोस्तों, लोगों की पहलकदमी। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, यानी कि लड़ाई झगड़ा मारपीट दंगा कुछ नहीं किया, सिर्फ हड़ताल किया शांतिपूर्ण तरीके से। सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया, जैसे कि खेड़ा जो कि गुजरात में एक जिला है, में किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान अथवा टैक्स के खिलाफ अहिंसक आंदोलन अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था, यानी कि जंगल में नहीं जा सकते, जंगल की वस्तुएं हैं वो जनजाति के लोग नहीं ला सकते हैं। सिंध जो कि पाकिस्तान में स्थित है फिलहाल, में मुस्लिम व्यापारी व किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, महंत मतलब सिख गुरुद्वारों के धार्मिक कर्ता धर्ता। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू की। जनता के महात्मा लोग गांधी जी को मसीहा ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उन्हें गरीबी व मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है। विवर्गीय एकता के समर्थक थे। खेतीहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला सकते हैं। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों किसानों ने ऐसी कार्रवाई की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, जैसे कि कहीं पर लड़ाई दंगा मारपीट कर ली, क्योंकि गांधी जी वो नॉन वायलेंस के लिए, अहिंसा के लिए बोलते थे। 1922 और 1929 की घटनाएं देख लेते हैं। महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, इसलिए 1922 में चोरा चोरी पुलिस थाने पर हमला होने के बाद, चोरा चोरी एक स्थान का नाम है यूपी में, इसको चोरा चोरी कांड भी कहा जाता है, पुलिस थाने पर हमला कर दिया गया भीड़ के द्वारा, और इसी से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने दलील दी कि पार्टी को परिषद चुनाव के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ।
1920 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की गई। 1927 में लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत आया जिसमें कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इसे साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। जब कमीशन भारत पहुंचा तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। 1920 के आखिरी दशक में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव आदि क्रांतिकारियों ने मिलकर 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। ध्यान रखना 1928 में हुई थी इसकी स्थापना। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। इसी लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह ने BK दत्त, जो कि साथी राष्ट्रवादी थे, के साथ मिलकर 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह की आयु 23 वर्ष थी। सबके लिए इंस्पिरेशन है भगत सिंह की लाइफ। और दोस्तों, भगत सिंह जी का एक फेमस स्टेटमेंट, कथन है, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, इंकलाब जिंदाबाद। दांडी मार्च पढ़ते हैं दोस्तों। 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन बिक्री पर सरकार का अधिकार था। गांधी व अन्य राष्ट्रवादियों का मानना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, यानी कर अगर लेती है सरकार तो पाप है। यह भोजन का अहम हिस्सा है नमक। गांधी जी व उनके फॉलोअर्स या अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट तक पैदल चलकर गए व वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों, महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सरकार ने इसे कुचलने का प्रयास किया तथा हजारों आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया, यानी कि प्रांतों, राज्यों को भी कुछ शक्तियाँ दी जाएंगी। 1937 में प्रांतीय विधायकों के लिए चुनाव करवाए गए। 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। कांग्रेस के नेता ब्रिटेन के कुछ युद्ध प्रयासों में मदद को तैयार थे कि मतलब दूसरे विश्व युद्ध में भारत के जवान जा सकते हैं, ऐसा भारतीय नेता बोल रहे थे। बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। अंग्रेजों ने यह बात मानी नहीं। सरोजनी नायडू जी के बारे में पढ़ लेते हैं। दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो और उसके बाद महात्मा गांधी ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। उन्होंने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो के सिद्धांत पर चलते हुए अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। 1943 के अंत तक 90,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। लगभग 1,000 से ज़्यादा लोग पुलिस की गोली से मारे गए। परंतु आखिर में इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर व पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम पाकिस्तान रखा जाएगा। मतलब एक क्षेत्र चाहिए था मुस्लिम लीग को अलग से ही मुसलमानों के लिए। 1930 के दशक के आखिरी सालों में लीग, जो मुस्लिम लीग थी, मुसलमानों व हिंदुओं को अलग राष्ट्र, मतलब मुस्लिम लीग मानने लगी थी 1930 के बाद में कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग देश होना चाहिए। मुस्लिम लीग के अनुसार हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि इन दोनों का अपना अपना अलग अलग इतिहास और संस्कृति रहा है। 1937 के प्रांतीय चुनाव मुस्लिम लीग को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, यानी कि सीटें नहीं मिली ज़्यादा, इसलिए मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर ली। 1945 तक मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से स्पष्ट किया कि उसे भारत में मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए, यानी कि मुसलमानों की जो पार्टी है वो मुस्लिम लीग ही होगी, है ना। ऐसा कहा मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से, ठीक है। तो अंग्रेजों ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं है और कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया। 1946 में प्रांतीय चुनाव वापस हुए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को सफलता मिली। अब भी भारत की मांग उनकी जारी रही, पाकिस्तान की मांग जारी रही कि हमें पाकिस्तान चाहिए।
ब्रिटिश सरकार ने 1946 में इस मांग का अध्ययन करते हुए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत में भेजा। इसके सिफारिश के अनुसार भारत अविभाजित रहे, यानी कि टूटे नहीं भारत, तथा भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता दी जाए। जहां पर मुसलमान इलाके हैं, उनकी संख्या ज़्यादा मुसलमानों की, उन क्षेत्रों में कुछ अधिकार स्वतंत्रता तुलनात्मक रूप से इनको ज़्यादा दी जाए। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग इस सिफारिश के कई बिंदुओं पर असहमत थे। जो 3 सदस्यीय परिसंघ ने जो सिफारिश की, जो रिकमेंड किया, हिंदू और मुसलमान दोनों ही इस पर एग्री नहीं कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों की लामबंदी करके, लामबंदी मतलब इकट्ठा करना, तैयार करना किसी चीज़ के लिए, जन आंदोलन तैयार किया। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया मुस्लिम लीग की तरफ से, और जिससे देश भर में व्यापक हिंसावी दंगे फैले। विभाजन की इस भीषण त्रासदी में 10 लाख लोगों की मौतें हो गई, जो भारतीय इतिहास में दुखद घटना है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं दोस्तों, ये भी काम की है। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसके बादशाह खान भी जाना जाता है, मतलब इसका निकनेम है, गांधीवादी सिद्धांतों पर चलने वाले एक पश्तून नेता थे। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में ये काफ़ी फेमस है, गांधीवादी सिद्धांतों पे चलते थे। ये भारत पाकिस्तान विभाजन के सख्त खिलाफ थे, मतलब मानते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग नहीं होना चाहिए। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। इन्होंने भी जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस का अतुलनीय योगदान रहा है। जनवरी 1941 में इन्होंने कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते सिंगापुर पहुंचे। इन्होंने भारत को आज़ाद करवाने हेतु आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था। ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ये आपको सबको पता होगा। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1946 में बनी अंतरिम सरकार के सदस्य थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे, याद रखना इनके बारे में। घाना एक अफ्रीका का देश है। इस देश का नाम गोल्ड कोस्ट है। यहाँ भी भारत की तरह 20वीं शताब्दी में राष्ट्रीय आंदोलन चला और अंग्रेजों के खिलाफ किए गए प्रदर्शन के बाद फलतः 6 मार्च 1957 को घाना देश को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं दोस्तों। 1870 और 80 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो असंतुष्ट होने के कारण देख लो आप। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिससे भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। 1878 में वर्नाकुलर एक्ट पारित किया गया। इसके द्वारा सरकार ने अपनी आलोचना का अधिकार छीन लिया भारतीय पत्रकारों से। यदि किसी भी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ अंग्रेजों के खिलाफ छपती थी तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस है सारी मशीनें जब्त कर सकती थी। थर्ड पॉइंट लिख सकते हो। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजों के विरोध के कारण इसे वापस ले लिया गया। इस बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय नागरिकों के मुकदमों की सुनवाई कर सकते हैं। इन्हीं कारण से लोग 1870-80 के दशकों में ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और अधिक जगह देने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस ने न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। कांग्रेस ने शासन व्यवस्था में भारतीयकरण की मांग की, यानी कि शासन चले किसके हिसाब से? भारत के हिसाब से, और भारतीय लोगों द्वारा चले भारत का शासन, ये होता भारतीयकरण। कांग्रेस ने लगान कम वसूलने की मांग की। उन्होंने आर्म्स एक्ट को निरस्त करने तथा बोलने की स्वतंत्रता की मांग की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले विश्व युद्ध के बाद भारत पर कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े? है ना, प्रथम विश्व युद्ध जब चल रहा था तब भारत पर कौन से आर्थिक प्रभाव पड़े, ये देखते हैं अपन। इसका उत्तर ब्रिटिश भारत सरकार के व्यय यानी कि खर्चे में बढ़ोतरी हुई। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार ने कर बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिए इंडियन लोगों पे अंग्रेजों ने। दूसरा, सैनिक व्यय तथा युद्ध सामग्री की बढ़ोतरी कारण जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया। थर्ड, इस युद्ध ने औद्योगिकरण वस्तु की मांग बढ़ा दी, जिस कारण भारत में उद्योगों का विस्तार हुआ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या क्या मांगे थी? 1940 के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में देश के उत्तर पश्चिमी तथा पूर्वी भागों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग प्रमुख थी। हो गया आंसर, है ना, सब सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5, मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह का संघर्ष करना चाहते थे? मध्य मार्गी मतलब कांग्रेस के प्रारंभिक नेता मध्य मार्गी थे। इसमें प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। इन नेताओं को विश्वास था कि अंग्रेज पढ़े लिखे हैं तथा सभ्य हैं और वे भारतीयों के दुख दर्द को समझेंगे और दूर करेंगे। कौन? मध्य मार्गी मानते थे। ये मध्य मार्गी नेता याद कर लो, ये दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। ये नेता प्रार्थना पत्रों, अपीलों और याचिकाओं द्वारा अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाने तथा मनवाने में विश्वास रखते थे। ये नेता शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों से बात मनवाना चाहते थे।
कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्यमार्गी राजनीति से किस तरह भिन्न थी? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो, नरमपंथी जिसको अपन मध्यमार्गी कहते हैं, शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्ष करना चाहते थे, जबकि गर्मपंथी है उग्र एवं क्रांतिकारी तरीका अपनाना चाहते थे। नरमपंथी मानते थे कि सरकार उनकी न्याय संगत मांगों को मान लेगी, जबकि गर्मपंथी सोचते थे कि बिना किसी दबाव अंग्रेज उनकी बात नहीं मानेंगे। तो इस सवाल में आपको पूछा कि गर्मपंथी जो लोग थे और नरमपंथी जो लोग थे उनके संघर्ष करने के तरीके किस प्रकार से अलग थे, वही आपसे पूछा है, किस प्रकार से काम करते थे। गर्मपंथी जो राष्ट्रवादी थे, प्रार्थनाओं, अपीलों, याचिकाओं में विश्वास करते थे। सॉरी, नरमपंथी, जबकि गर्मपंथी इस तरीके के विरोधी थे। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? कारण लो। उस समय नमक के उत्पादन व बिक्री पर सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी तथा अन्य राष्ट्रवादियों के अनुसार नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। 1930 में गांधी जी तथा उनके समर्थक साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां पर तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करके सार्वजनिक रूप से नमक कानून का उल्लंघन किया। क्वेश्चन नंबर 8, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस किस तरह से रूप धारण किए, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे। असहयोग आंदोलन के कई रूप थे, जैसे उपाधियों तथा मानद पदों का त्याग करना। आंदोलन के दौरान लोगों ने सरकार द्वारा दिए गए सम्मान और उपाधियों को लौटा दिया। स्थानीय निकायों से सदस्यता का त्याग। आंदोलन के दौरान लोगों ने स्थानीय निकायों या लोकल बॉडीज से अपनी सदस्यता त्याग दी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। आंदोलन के दौरान लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। फिर सरकारी कार्यों का बहिष्कार किया। अदालतों, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का बहिष्कार किया। स्वदेशी वस्तुओं व खादी को लोकप्रिय बनाया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन से भी हाथ मिलाया। गांधी जी की दिसंबर 1920 में बिहार यात्रा से असहयोग आंदोलन को बहुत बल मिला। अहिंसा एवं शांति पर दिए गए बापू के सर्वव्यापी उपदेश लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। भारत के लोग उन्हें प्यार से बापू एवं राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते थे और पुकारते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 1937 और 1947 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिससे कि यह पाकिस्तान बना। ठीक है, जिससे कि पाकिस्तान बना। इसका आंसर क्या है? फरवरी 1938 में महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने देश में हिंदुओं व मुस्लिमों के बीच तनाव को हल करने के लिए बातचीत शुरू की, लेकिन यह बातचीत जुलाई में नाकाम हो गई। दिसंबर में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के उत्पीड़न की जांच के लिए एक समिति बनाई। पाकिस्तान बनने की कड़ी में एक अहम पड़ाव था। 23 मार्च 1949 को आया, 1949 को, सॉरी 1939 है, 1939। इस दिन मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव रखा जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। इसके तहत एक पूरी तरह आज़ाद मुस्लिम देश बनाए जाने के प्रस्ताव रखा गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने राजनीतिक व कानूनी गतिरोध दूर करने के लिए कोशिश की। इसके लिए 11 मार्च 1942 को ब्रिटिश संसद में घोषणा की गई कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए भेजा जाएगा। तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन पारित हुआ, जिसे राष्ट्रवादियों ने नामंजूर कर दिया। फिर महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी व जिन्ना ने सितंबर 1944 में फिर से पाकिस्तान की मांग पर चर्चा शुरू हुई, लेकिन जिन्ना और महात्मा गांधी की यह चर्चा विफल रही। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना 1946 में खुद को अलग कर लिया तथा आंदोलन छेड़ दिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे घोषित करके मुस्लिम लीग ने जन आंदोलन शुरू किया। इससे दोस्तों बम्बई, कलकत्ता और बिहार के हजारों व्यक्ति दंगे में मारे गए। इस तरह से दोस्तों हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है मुस्लिम लीग के बारे में, महात्मा गांधी जी के किए गए प्रयासों और गर्मपंथी और नरमपंथी नेताओं के बारे में। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो दोस्त शेयर कर सकते हो, एक अच्छा सा बढ़िया सा कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं चैप्टर नंबर 11 में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच।